सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग करेंगे जो कि हमारे बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि है आया है पिछले 10 वर्षों में, जो भी हमारे बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन उसको करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, जो कि हमारा क्या है, जियोग्राफी सब्जेक्ट का है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। क्या करा है कि हमारा जो देखो पहला क्वेश्चन क्या करा है कि जो हमारा करेवा क्षेत्र है, यानी करेवा किस खेती के लिए प्रसिद्ध है। यानी करेवा क्या है, एक तरह की क्या है, लैंड है। यह पूछ रहा है कि किस तरह की खेती के लिए क्या है, फेमस है। आपका पहला क्या है, केसर है, फिर आम है, फिर अंगूर है, फिर केला है। तो इनमें से आपको बताना है कि जो हमारे करेवा है, यानी जो करेवा भूमि है, करेवा भूमि पर किस तरह की खेती की जाती है। ठीक है, यानी करेवा पर किस तरह की क्या होती है, खेती की जाती है। तो सबसे पहले इसका आंसर तो आपका ये होगा, ए होगा, केसर की खेती की जाती है करेवा पर। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी करेवा भूमि होती है, यानी जो आपकी करेवा भूमि होती है जिस पर क्या होती है, केसर की खेती होती है, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये करेवा भूमि होती क्या है। ठीक है, तो देखिए आपने अगर हिमालय पढ़ा होगा तो देखिए ये क्या हो गया आपका, ये ग्रेटर हिमालय हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ग्रेटर हिमालय हो गया। और इसके बाद क्या पड़ता है आपका, मिडिल हिमालय पड़ता है। तो ग्रेटर हिमालय तथा मिडिल हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है, तो देखिए हम आपको क्या बता रहे, करेवा क्या होता है। यानी ये क्या हो गया आपका, ग्रेटर हिमालय हो गया, ये आपका ग्रेटर हिमालय हो गया। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया। और यह क्या हो गया आपका, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय। ठीक है, यह क्या हो गया आपका, मिडिल हिमालय हो गया। तो ग्रेटर हिमालय तथा मिडिल हिमालय के बीच में क्या होता है, एक ऐसा गड्ढा सा बन जाता है। और इसके बीच में जो ऐसा गड्ढा सा बना है, तो फिर इस गड्ढे में क्या होता है कि ग्लेशियर के मेल्ट होने से, यानी यहाँ से ऊपर से क्या आ रहा है आपका, ग्लेशियर क्या हो रहा है, मेल्ट होके आ रहा है। और जब ग्लेशियर मेल्ट होकर आता है तो इस गड्ढे में क्या होता है, इस गड्ढे में क्या होता है आपका, जल भर जाता है। यानी ग्लेशियर के मेल्ट होकर आने से क्या होता है, यहाँ पर जल भर जाता है। और ग्लेशियर के मेल्ट होने से तो यहाँ पर जल भर ही रहा है, फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पर नदियों द्वारा भी क्या 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 लाया जा रहा है, यहाँ पर जल को लाया जा रहा है। तो यानी यहाँ पे क्या बन जाता है, ग्रेटर हिमालय तथा मिडिल हिमालय के बीच में क्या बन जाता है, एक अस्थाई लेक बन जाता है। ठीक है, यानी एक टेम्परेरी क्या बन जाता है, लेक बन जाता है। इसको क्या बोलेंगे, अस्थाई झील बोलेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि हम क्या बता रहे हैं कि करेवा भूमि क्या होता है, जो कि क्या होता है, केसर की खेती के लिए क्या होता है, फेमस होता है। तो ये जो करेवा भूमि है वह पाई कहाँ जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो वही हम बता रहे हैं कि ये जो आपका ग्रेटर हिमालय है तथा मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में एक डिप्रेशन सा बन गया है। और उस डिप्रेशन में क्या होता है कि ग्लेशियर के मेल्ट होने से, यानी जब ग्लेशियर पिघलता है तो उसका पानी आता है। फिर क्या होता है कि पहाड़ों से क्या निकलती है, नदियां निकलती है। तो जब नदियां अपने साथ में क्या लाती है, पानी लाती है। और पानी के साथ में क्या लाती है, बहुत सारे सेडिमेंट्स को भी लाती है, यानी अवसादों को भी लाती है। ठीक है, तो ये नदियां क्या करती है, यहाँ पर पानी भर दी और ग्लेशियर के मेल्ट होने से क्या हो गया, यहाँ पर पानी भर गया। तो हमने आपको फिर क्या बताया कि यहाँ पे एक अस्थाई झील बन गया। फिर क्या होता है कि यह झील समय के साथ क्या हो जाता है आपका, यह झील क्या होता है, सूख जाता है। तो समय के साथ यह झील क्या हो गया, सूख गया। नदियां अपना अलग मार्ग बदल लेती है और जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये जो समय के साथ ये फिर झील क्या हो जाता है, सूख जाता है। यानी यहाँ पर पानी नहीं रहता है, पानी नहीं रहता है। लेकिन अब यह सूख तो गया, लेकिन यहाँ पर जो ग्लेशियर द्वारा सेडिमेंट्स लाए थे और जो रिवर द्वारा सेडिमेंट्स लाए थे और जो लेक का सेडिमेंट्स है, वो सारे सेडिमेंट्स क्या हो जाते हैं, यहीं पर बच जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया आपके, रिवर का, लेक का, ग्लेशियर का क्या बच गया आपका, सेडिमेंट्स बच गया। तो सेडिमेंट्स बच गया जो कि क्या होता है, वो बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है। यानी यहाँ पे क्या आपका बच गया, आपके ग्लेशियर का सेडिमेंट्स और रिवर का सेडिमेंट, और आपका क्या बच गया, लेक का सेडिमेंट। लेक के सेडिमेंट को क्या कहते हैं, मोराइन कहते हैं। ठीक है, मोराइन, यानी लेक के सेडिमेंट्स को क्या कहते हैं, मोराइन कहते हैं। कहीं पे मोराइन आपको दिख जाए तो ये मत समझना कि मोराइन क्या होता है। जो लेक का सेडिमेंट्स होता है, यानी जो झीलों द्वारा अवसादों को लाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, मोराइन कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि एक ग्रेटर हिमालय तथा मिडिल हिमालय के बीच में क्या बन जाता है, एक अस्थाई झील बन जाता है। फिर वह झील क्या होता है, समय के साथ में आपका सूख जाता है। लेकिन जब झील तो समय के साथ में सूख गया, लेकिन जो यहाँ पे सेडिमेंट्स होते हैं वो सेडिमेंट्स तो यहीं पर आ गए ना। तो यह क्या होता है कि आपका बहुत ही क्या होता है, फर्टाइल
लैंड हो जाता है। और यह जब बहुत ही उपजाऊ भूमि हो जाती है तो यह क्या होता है, आपके केसर की खेती के लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो यह क्या हो गया आपका, केसर की खेती के लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, करेवा लैंड कहते हैं। इसी को आपको क्या कहते हैं, करेवा लैंड। ठीक है, करेवा लैंड इसी को कहते हैं। तो करेवा लैंड आपसे कोई पूछे कि किस लिए फेमस है, वो तो केसर के लिए फेमस है, लेकिन आपसे कोई पूछे कि करेवा भूमि का निर्माण कैसे होता है, यानी करेवा भूमि का निर्माण कैसे होता है, तो आप बता देना कि ग्रेटर हिमालय तथा मिडिल हिमालय के बीच में कुछ गड्ढा सा रहता है, फिर उसमें क्या होता है, जल भर जाता है, फिर वो अस्थायी झील बन जाता है। फिर झील क्या होता है, समय के साथ में सूख जाता है, नदियां अपना मार्ग बदल लेती है, और फिर क्या होता है, जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो उससे क्या बन जाता है, आपका एक अस्थायी लेक बन जाता है। फिर लेक सूख जाता है समय के साथ में, फिर क्या होता है कि यहाँ पे इसके सेडिमेंट्स बच जाते हैं, फिर यह बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है, और यह क्या होता है, आपके केसर की खेती के लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन यही है कि करेवा किस खेती के लिए फेमस है, यानी जो आपकी करेवा भूमि है वह किस लिए फेमस है, केसर की खेती के लिए क्या है, आपकी फेमस है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। यह क्या पूछा है, हमारे एटमॉस्फेयर से क्या किया है, क्वेश्चन पूछा है। आप पहले हम क्वेश्चन आपको पढ़ के समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी यह क्या बात कर रहा है, ट्रोपोस्फेयर के बारे में बात कर रहा है। तो हम आपको थोड़ा सा लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बता दे रहे हैं, और जब लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बता देंगे तो आप ये क्वेश्चन मतलब हम पढ़ के बताएंगे, फिर आप कर लेना। ठीक है, तो देखिए, आप अगर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करोगे, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर से हमारे हमेशा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हम बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे नीचे तो क्या होगी, हमारी पृथ्वी हो गई, यानी ये क्या होगी, हमारी अर्थ हो गई। और हमारे पृथ्वी से बोल सकते हैं कि 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या पाया जाता है, आपका ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है। ये क्या है, आपका ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर। इसको क्या बोलते हैं, आपको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। और फिर इससे ऊपर क्या पाया जाता है, आपका इसके ऊपर क्या पाया जाता है, समताप मंडल, समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। और फिर इसके ऊपर क्या पाया जाता है, आपका मध्य मंडल, यानी मेसोस्फीयर, और इसके ऊपर क्या पाया जाता है, आपका इसके ऊपर पाया जाता है थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। अब बोलोगे कि एक्सोस्फीयर कहाँ गया और आयनोस्फीयर कहाँ गया, तो इस थर्मोस्फीयर को क्या करते हैं हम लोग, फिर दो बराबर भागों में बांटते हैं, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं, एक्सोस्फीयर। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, आपका आयनोस्फीयर, ठीक है। तो आपके पृथ्वी सतह से बोल सकते हैं कि हमारे पृथ्वी सतह से ये जो आपका बोल सकते हैं कि 13 से 18 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है, आपका ये ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है, यानी क्षोभ मंडल पाया जाता है। और आपके 50 किलोमीटर की हाइट तक, यानी 50 किलोमीटर की हाइट तक क्या पाया जाता है, आपका समताप मंडल पाया जाता है। और फिर 80 किलोमीटर की हाइट तक क्या पाया जाता है, आपका 80 किलोमीटर की हाइट तक आपका पाया जाता है मेसोस्फीयर, यानी मध्य मंडल। और फिर 640 किलोमीटर की हाइट तक का क्या पाया जाता है, आपका थर्मोस्फीयर। यानी ये क्या हो गई हमारी, ये पृथ्वी हो गई, ये क्या होगी आपकी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी तो हमने लिख ही दिया है। यह क्या होगी आपकी पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी सतह से 13 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है, आपका ट्रोपोस्फीयर पाया जाता है, यानी क्षोभ मंडल पाया जाता है। फिर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है, आपका समताप मंडल पाया जाता है। फिर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है, आपका मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल पाया जाता है। और फिर 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या पाया जाता है, आपका थर्मोस्फीयर पाया जाता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ट्रोपोस्फीयर की बात कर रहा है, यानी क्षोभ मंडल की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, ये तो एकदम गलत है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत क्या होता है, आपका थर्मोस्फीयर होता है। और थर्मोस्फीयर को हम लोग फिर क्या करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं, जिसमें से पहला क्या होता है, आपका एक्सोस्फीयर होता है, और फिर दूसरा क्या होता है, आपका आयनोस्फीयर होता है। तो ये तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है कि यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, यह गलत हो गया। ठीक है,
फिर आपका दूसरा ऑप्शन क्या करा है कि इस परत पर तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, यानी जो आपका ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर में यह क्या करा है कि अगर आप इसमें क्या करते हो, ऊंचाई के साथ जाते हो, यानी आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता जाता है, यह क्या है, गलत है। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि अगर आप 165 मीटर की हाइट पर जाते हो, अगर आप 165 मीटर की हाइट पर जाते हो तो क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कम होता है। ठीक है, हमने आपको बताया कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि अगर आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है, यानी घटता जाता है। और हमारे ऑप्शन में क्या कर रहा है, हमारे ऑप्शन में आपका बोला है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ऊंचाई के साथ क्या होता है, ये टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जो कि हमारा क्या हो जाता है, आपका ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया, आपका गलत हो गया। और फिर इसका पूछा है कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, तो हमने आपको बताया कि जो इसकी एवरेज हाइट होती है वह 13 किलोमीटर होती है, और 13 से क्या होता है 18 किलोमीटर या 16 किलोमीटर तक भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी तक होती है, 13 किलोमीटर तक होती है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। और ये जो ए बी सारे दे रहे हैं ये क्या है, गलत है। कि पहला क्या कर रहा है कि यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, यह वायुमंडल का सबसे क्या है, निचला परत है, जबकि ठीक है। और इसमें क्या बोला है कि तापमान ऊंचाई के साथ क्या है, बढ़ता जाता है, जबकि हमने क्या देखा कि जैसे 165 मीटर की हाइट पर आप जाते हो तो क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारा अगला क्वेश्चन है आपका कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल का परिणाम होता है, यानी इसमें आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कोरियोलिस बल होता है तो किस कारण होता है। ये पूछ रहा है कि सोलर सिस्टम के कारण होता है, अर्थ के रोटेशन के कारण होता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग के कारण होता है, और कह रहा है कि फिर कोलोराडो एंड गल्फ स्ट्रीम्स द्वारा। तो ये सारा हम आपको क्या कर दे रहे हैं, आज कोरियोलिस बल बता दे रहे हैं, और इसका तो आंसर होगा कि पृथ्वी के घूर्णन गति के द्वारा। तो आज ये भी समझ लीजिए कि कोरियोलिस फोर्स होता क्या है। तो हम आपको बता रहे कि जो हमारी पृथ्वी है, यानी जो हमारी ये अर्थ है, वह क्या कर रही है, अपने अक्ष पर क्या कर रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या कर रही है, घूम रही है, यानी वो रोटेट कर रही है। ठीक है, यानी अपने अर्थ अपने एक्सिस पर क्या करिए, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करिए। तो हम बता रहे कि जो हमारी पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, हमारे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हमारे पृथ्वी पर जितनी भी क्या है, फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, यानी जितनी भी हमारी चलायमान वस्तुएं हैं उनमें क्या होता है, विक्षेपण होता है। कोरियोलिस बल हम बता रहे हैं कि कोरियोलिस बल होता क्या है, ध्यान से सुनो। ठीक है, कि हमारे पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हमारे पृथ्वी पर जितने भी चलायमान वस्तुएं हैं, जो कि क्या है, फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है कि उसमें विक्षेपण होता है, जिस कारण क्या होता है कि अगर कोई भी चीज, यानी अगर आपका कोई भी चीज क्या होता है, ये मान लीजिए ये क्या होगी, हमारी पृथ्वी हो गई, और ये क्या हो गया, आपका इक्वेटर हो गया, यानी 0 डिग्री, जो कि हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, और इसके नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, आपको साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि हमारे पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हमारे पृथ्वी पर जितनी भी चलायमान वस्तुएं हैं उनमें क्या होता है, विक्षेपण होता है। और विक्षेपण से क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई वस्तु ऐसे सीधे जा रही है, तो यह सीधे न जाके नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होती है, यह राइट की तरफ क्या कर जाती है, आपकी मुड़ जाती है, यानी यह क्या हो गई, राइट की तरफ मुड़ गई। क्यों मुड़ गई, आपके कोरियोलिस फोर्स के कारण। तो आपके कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या हो जाती है कि हमारी जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवाएं होती है, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवाएं क्या होती है, राइट की तरफ मुड़ जाती है। और अगर वही आप क्या आ जाओ, साउथ हेमिस्फीयर में आ जाओ, अगर वही आप साउथ हेमिस्फीयर में आ जाओ, तो साउथ हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स के कारण जो हमारी हवाएं होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, आपकी लेफ्ट की तरफ बैंड कर जाती है। आप तो बोलोगे कि राइट भी इधर ही है और लेफ्ट भी इधर ही। देखो जब ऐसे आप जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे, तो आपका राइट ये हो गया, ठीक है, और जब नीचे से आओगे तो ये आपका लेफ्ट इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होती है, हमारे साउथ हेमिस्फीयर में क्या होती है, हवाएं लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है। यानी इतना नहीं समझ में आ रहा तो देखो हम फिर से बता रहे हैं
कि हमारा कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। हमने आपको बताया कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, यानी हमारी पृथ्वी क्या करिए, अपने एक्सिस पर क्या करिए, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करिए, रोटेट करिए। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हमारे पृथ्वी पर जितने भी फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, यानी आप रॉकेट का बात मत करना, क्योंकि रॉकेट क्या होता है, हमारे द्वारा क्या किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, यानी उसको ह्यूमन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो हमने आपको बताया फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हमारे पृथ्वी पर जितनी भी चलायमान वस्तुएं हैं उनमें क्या होता है, विक्षेपण होता है। विक्षेपण कैसा, तो मान लीजिए ये क्या है, ये विंड है, ये विंड आपकी सीधी जा रही थी, लेकिन अब इस पे क्या होगा कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण इसमें क्या हो जाएगा, विक्षेपण हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये जो हमारी पवन है, यानी जो हमारा विंड है, वो सीधे न जाके ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, ऐसे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो वही हमने आपको बताया कि कोरियोलिस फोर्स के कारण आपकी जो हवाएं होती है वह नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ बैंड कर जाती है, यानी मुड़ जाती है, और आपके साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है, यह लेफ्ट की तरफ बैंड कर जाती है। तो यह किस कारण हो रहा है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, ठीक है। तो आपका यह पूछा है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल का परिणाम होता है, यानी कोरियोलिस फोर्स किस कारण आपका उत्पन्न होता है, तो वह किस कारण होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। आपको समझ में आ गया कि कोरियोलिस फोर्स क्या है, और कोरियोलिस फोर्स के कारण ही क्या होती है, हमारी जो हवाएं होती है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ बैंड कर जाती है, और आपके साउथ हेमिस्फीयर में क्या हो जाती है, लेफ्ट की तरफ क्या कर जाती है, बैंड कर जाती है, ठीक है। अब देखो, अब हमारा अगला क्वेश्चन आया है कि हमारा बॉर्डर एरिया से पूछ ले, यानी कि भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है, यानी भारत का क्या पूछ दिया है कि जो सीमा है वो भारत के किन किन राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसका क्या करें, हम आपको मैप बना रहे हैं, ठीक है, मैप से आपको समझ में आ जाएगी। नॉर्थ ईस्ट का क्या करें, आपको मैप बना रहे हैं, देखो। तो यहाँ पे तो आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे आपका आ जाता है भूटान आ जाता है, भूटान है, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाता है आपका, यहाँ से क्या आता है आपका, अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर यह क्या हो गया आपका, नागालैंड हो गया। फिर आपका ये मणिपुर हो गया। फिर ये आपका क्या हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है। तो ये पूछा है हमारे क्वेश्चन में कि जो हमारा कि जो म्यांमार से हमारे भारत की कितनी राज्य क्या करती है, बॉर्डर शेयर करती है। तो आपका पहला तो क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका, नागालैंड हो गया, नागालैंड हो गया, और तीसरा क्या हो गया आपका, मणिपुर हो गया, मणिपुर हो गया, और चौथा क्या होगा आपका, मिजोरम हो गया, ठीक है, मिजोरम। लेकिन ऑप्शन में असम भी दिया है। तो आपका जो असम है वह क्या कर रहा है कि असम तो ये वाला पार्ट हो गया ना, जो आपका असम है ये वाला पार्ट हो गया। तो असम की सीमा क्या हो रही है, यहाँ पे क्या आपका म्यांमार है, ठीक है। तो असम की जो सीमा है वह क्या हो रही है, म्यांमार से नहीं लगती है। तो जिस जिस ऑप्शन में भी क्या दिया है आपका असम दिया है, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका कट जाएगा। तो देखो इसमें क्या दिया है आपका, इसमें भी असम दिया है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। और इसमें बस मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा दिया है, त्रिपुरा नहीं होगा, उसके जगह पर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो रहा है कि आपका अरुणाचल प्रदेश भी सीमा साझा करता है, नागालैंड भी करता है, मणिपुर भी करता है, और मिजोरम भी करता है, ठीक है। हमने आपको फिगर में भी यही बताया है कि जो हमारा ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, और मिजोरम है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये क्या करते हैं, जो हमारे ऐसे भारत के राज्य हैं जो कि क्या करते हैं, म्यांमार से क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि जो हमारे आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप पास पास स्थित है, यानी आपने ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये बस लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। कि आर्कटिक क्षेत्र और जो हमारा अंटार्कटिक महाद्वीप है वो पास पास स्थित है, यानी कहाँ स्थित है। आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सहारा डेजर्ट, दूसरी क्या कर रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, और तीसरा क्या कर रहा है अमेज़न बेसिन। तो ये हम ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन ही इसको हम समझ लेते हैं कि जो हमारा आर्कटिक क्षेत्र है और जो हमारा अंटार्कटिक महाद्वीप है वह कहाँ स्थित है, ठीक है। तो देखो अगर आपने ग्लोब बनाया होगा, यानी देखिए
ये क्या होगी हमारी, ओ कभी भी सर्कल नहीं बनता है। देखो ये क्या होगी हमारी पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी पर हमने क्या किया है, कुछ काल्पनिक रेखा को क्या किया है, खींचा है। तो ये क्या हो गया, ये तो आपका इक्वेटर हो गया, इक्वेटर हो गया यानी 0 डिग्री हो गया, जो कि क्या करता है हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। और इसके ऊपर में क्या है आपके, इसके ऊपर में क्या है 23.5 डिग्री क्या है, नॉर्थ है। 23.5 डिग्री क्या है आपका, नॉर्थ है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और अगर आप इसके ऊपर जाते हो, अगर आप इसके ऊपर जाते हो तो इसके ऊपर क्या आता है आपका 6.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपको आर्कटिक सर्कल, इसको क्या बोलते हैं आपको, आर्कटिक सर्कल इसको बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल। और वहीं पे आप अगर नीचे आ जाओगे 66.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आपको, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, इसको क्या बोलते हैं आपको, अंटार्कटिक सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि हमारी ग्लोब है यानी जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के 2 बराबर यानी पृथ्वी के बीचों बीचों भाग से क्या जा रही है, इक्वेटर जा रही है, जो कि इक्वेटर क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर हमने आपको क्या बताया कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और हमने आपको बताया कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा। और फिर आप ऊपर जाते हो तो 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, आपका आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और आपका वही 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। और फिर आपका नीचे में क्या आ जाता है, आपका नीचे में क्या आ जाता है, फिर 90 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं, पोलर रीजन। और इसका 90 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं, पोलर रीजन। तो आपका वही क्वेश्चन आया है, आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो हमारा आर्कटिक क्षेत्र है और जो हमारा अंटार्कटिक क्षेत्र है वह कहाँ पाया जाता है। तो जो आपका आर्कटिक क्षेत्र है और जो आपका अंटार्कटिक क्षेत्र है वह कहाँ पाया जा रहा है, आपके उत्तरी ध्रुव पर। और ये नीचे वाला कहाँ पाया जा रहा है, आपके दक्षिणी ध्रुव पर। तो आपका बस आपका आंसर भी यही होगा कि जो हमारा आर्कटिक क्षेत्र है वह उत्तरी ध्रुव पर, और जो हमारा अंटार्कटिक क्षेत्र है वह कहाँ पाया जा रहा है, आपके दक्षिणी ध्रुव पर पाया जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, जो कि क्या है एकदम बिल्कुल क्या है, आपका आंसर सही है। तो ये आपको समझ में आ गया कि आर्कटिक क्षेत्र और आपका अंटार्कटिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, जो कि हमारे उत्तरी और दक्षिणी आपके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो हमारी भारत में चंद्र और भागा नदियां इस क्षेत्र से होकर बहती है, ये क्या है आपका, यहाँ से है, ठीक है। यानी जो हमारे चंद्र और भागा नदियां है जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश से क्या होती है, इनका ओरिजिन होता है। तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा है कि यह किन किन डिस्ट्रिक्ट से होकर क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो आपकी चंद्र और भागा जो नदियां है, चंद्र और भागा नदियां कहाँ से होती है, लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट से क्या होती है, प्रवाहित होती है। यानी स्पीति और लाहौल डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, आपके हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो आपकी चंद्र और भागा नदियां है, चंद्र और भागा नदियां जो कि आगे मिलकर क्या करती है, यही चिनाब रिवर का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। देखो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे है आपका बारालाचा पास, बारालाचा पास। इस बारालाचा पास से 2 नदियों की धाराएं आपस में क्या होती है, मिलती है। एक का नाम है चंद्र और एक का नाम है भागा। और यह जब चंद्र और भागा नामक नदी है, यहाँ पे क्या आपकी चंद्र है,
यहाँ पे चंद्र है और यहाँ पे क्या है आपकी भागा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपकी भागा है। तो चंद्र और भागा नदियां यानी ये जब दो सरिताएं आपस में मिलती है तो यही क्या करती है आपके चिनाब रिवर का क्या करती है फॉर्मेशन करती है। चिनाब रिवर का क्या करती है फॉर्मेशन करती है। और ये चंद्र और भागा जो नदियां है वह हमारे हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में क्या होती है यह आपके प्रवाहित होती है। तो आपका लद्दाख तो नहीं आएगा, कारगिल भी नहीं आएगा, क्योंकि यह क्या आ जाता है आपके ऊपर वाला रीजन आ जाता है, ठीक है। तो आपका लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी आंसर आपका ई हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर क्या हो गया ई हो गया, यानी चंद्र और भागा जो हमारी नदियां है वह लाहौल और डिस्ट्रिक्ट से यानी लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट से क्या होती है प्रवाहित होती है। रुक जाइए, इसको क्या करेंगे बाद में करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की क्या है झील है, यानी कुछ झीलों का नाम दे दिया है और आपसे ऑप्शन में पूछा है कि इनमें से हमारी कौन सी जो झील है वह क्या है मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील का मतलब क्या हुआ, यानी फ्रेश वाटर लेक का मतलब क्या हुआ कि जिसका जल क्या है पीने लायक है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, आपका पहला ऑप्शन क्या है चिल्का लेक है। चिल्का लेक क्या है, यह एक क्या है लगून लेक है जो कि इसका पानी क्या होता है पीने लायक नहीं होता है। और जो आपका सांभर लेक है, सांभर लेक कहाँ है, जिसका जो कहाँ है आपके राजस्थान में है। और इसका सांभर के अलावा इसका और एक नाम है, इसको साल्ट लेक भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो यहाँ की लवणता होती है यानी जो यहाँ का सैलिनिटी होता है वह क्या होता है बहुत ही अधिक होता है। तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा, यानी चिल्का लेक जो कि कहाँ है उड़ीसा में है, जो कि क्या है एक लगून लेक है यानी खारे पानी की क्या है झील है। और दूसरा क्या है सांभर लेक है जो कि क्या है आपका एक क्या है साल्ट लेक है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या है आपका उलर लेक। उलर लेक क्या है आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो हमारा उलर लेक है हम इसके बारे में बताएं, यह भारत का सबसे बड़ा क्या है मीठे पानी की झील है। और दूसरा क्या है आपका लोकटक लेक है। लोकटक लेक कहाँ है आपके मणिपुर में है, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट की सबसे क्या है बड़ी मीठे पानी की झील है। तो आपका आंसर क्या होगा सी और डी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। हाँ तो देखो ये क्या कर रहा है कि गर्मियों के अंत में, अगला क्वेश्चन क्या करे आपका कि गर्मियों के अंत में प्री मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक आम घटना है। स्थानीय तौर पर इन्हें क्या कहा जाता है, यानी यह क्या कर रहा है कि आपका जो केरल और कर्नाटक का क्षेत्र है, यानी यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे क्या केरला है और यहाँ पे क्या आपका कर्नाटका है। तो यह कह रहा है कि आपके गर्मियों के अंत में, यानी जब गर्मी क्या होता है अपने एकदम लास्ट फेज में होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर केरल और कर्नाटक में क्या होता है प्री मानसून होता है। तो जो यहाँ पे केरल और कर्नाटक में क्या होता है गर्मियों के अंत में वर्षा होता है, तो इस वर्षा को वहां के जो लोकल लोग हैं यानी वहां के जो स्थानीय लोग हैं वह किस नाम से इसको बोलते हैं। तो इस नाम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैंगो सावर। इसका आंसर क्या होगा आम की वर्षा, ठीक है। हमने आपको बताया कि जो हमारा केरल और कर्नाटक है वहां पे अगर बोल सकते हैं कि हमारे गर्मियों के अंत में प्री मानसून वर्षा होता है, तो वहां पे केरल और कर्नाटक के स्थानीय लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको मैंगो सावर बोलते हैं। और ब्लोजम सावर कहाँ बोलते हैं, तमिलनाडु के तट पर बोलते हैं, जो कि क्या होता है यह कॉफी की खेती के लिए क्या होता है आपका अच्छा होता है। तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन क्या होगा सी होगा मैंगो सावर। यानी गर्मियों के अंत में जो केरल और कर्नाटक में क्या होता है वर्षा होता है, वहां के लोग इसे क्या कहते हैं मैंगो शावर, ठीक है। तो आपका ये भी आंसर क्या हो गया पता चल गया। अब देखो हमारा एक क्वेश्चन का आ गया सोलर सिस्टम से आ गया, ठीक है, यानी सौर मंडल से आ गया कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का क्या होता है घनत्व सबसे कम है। तो ये सबको पता है कि सबसे घनत्व कम किसका है, शनि का है यानी सैटर्न का है, ठीक है। तो आपका सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा आपका शनि है। और फिर आप कह रहा है कि राजस्थान में स्थित, यानी जो हमारा राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पे आपके मिनरल से भी क्वेश्चन आ रहा है कि
जो हमारा कौन सा खदान है वो किस मिनरल्स के लिए फेमस है? तो जो आपका राजस्थान का खेतड़ी है वह किस लिए फेमस है? वह तांबे के लिए क्या है? फेमस है। तो आपका जो राजस्थान का खेतड़ी खदान है वह किस लिए फेमस है? तांबे के लिए फेमस है। तांबे के लिए क्या है आपका? फेमस है। ठीक है, तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो हमारा राजस्थान में बहुत कम वर्षा होता है। क्यों होता है? आपको सबको पता होगा, लेकिन हम फिर क्या कर दे रहे, समझा दे रहे। ठीक है कि राजस्थान में बहुत क्या होता है? कम वर्षा होता है, क्योंकि यह बहुत गर्म है। ये तो इसका रीजन नहीं है। ठीक है, क्योंकि जहां पर भी गर्मी होती है वहां पर भी तो वर्षा होता ही है। जैसे हमारे इक्वेटर पे है तो वहां पे क्या है? वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हालांकि वहां तो ज्यादा वर्षा होता है। तो आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो गया कि राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण आपसे पूछा है, तो आपका पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि यह बहुत गर्म है, ये आपका रीजन नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरा क्या कर रहा है कि यहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती हैं। ये भी ये भी आपका ऑप्शन क्या है? ये भी गलत है। इसका भी कुछ बोल सकते हैं कि कोई अच्छा कारण नहीं मिल रहा है। और तीसरा क्या कर रहा है आपका? जो तीसरा है कह रहा है कि हवा को ठंडा करने के लिए आवश्यक उत्सर्जन के लिए हवाओं को कोई बाधा नहीं आती है। यानी ये जो आपका बैरियर वर्ड दिया है यही क्या है? आपके क्वेश्चन का आंसर एकदम क्लियर कर दे रहा है कि यहाँ पे कोई बाधा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आपकी क्या है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? भारत का मैप बना रहे हैं। देखो यहाँ पे भारत का हमने मैप बना लिया। अगर वर्षा होती है तो वर्षा कैसे होती है? मान लीजिए यहाँ पे क्या है? आपकी वेस्टर्न घाट है, यानी वेस्टर्न घाट है, और यहाँ पे क्या है? आपकी जो अरावली है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? आपकी अरावली है। ठीक है, तो अगर वर्षा कैसे होती है? वर्षा कैसे होती है कि कोई भी मानसून आता है तो इस वेस्टर्न घाट से टकराता है और वेस्टर्न घाट से टकरा कर यह क्या करता है? वर्षा कराता है। तो यह जो हमारा वेस्टर्न घाट है वह क्या कर रहा है? एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, यानी इस मानसून को क्या कर रहा है? रोक रहा है, और जिससे क्या हो रहा है? आपका वर्षा हो रहा है। तो यहीं पर क्या होता है फिर? मानसून जो होता है आपका वह क्या होता है? अरावली के क्या होता है? समानांतर निकल जाता है, जिस कारण क्या होता है? यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका? अगर अरावली ऐसे होता तब तो यह क्या करता कि हमारे मानसून को रोक पाता। यह क्या करता? आपके मानसून को रोक पाता और क्या कराता? वर्षा कराता। तो लेकिन अरावली तो हमारी ऐसे है नहीं, यानी अरावली ऐसे ना होकर यह क्या है? ऐसे है। अगर कोई चीज आपका ऐसे है तो ऐसे आएगा तो यह कितना किसी भी चीज को रोक पाएगा, और अगर वहीं पे आपको ऐसे कर दे तो यह बहुत सी क्या करेगा? मानसून को रोक पाएगा। तो वही आपका जो अरावली पर्वत है वह क्या है? कुछ सीधा है, एकदम समानांतर है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा मानसून आता है ये इसके पैरेलल निकल जाता है। अगर यह ऐसे होता तो यह क्या करता है? इधर से आने वाली मानसून को रोकता, जिससे क्या होता है? आपका वर्षा होता। तो यहीं पर आपका जो अरावली है यह क्या है? एकदम पैरेलल है। ठीक है, यानी जो हमारी अरावली पर्वत है वह क्या है? एकदम सीधी है, जिस कारण क्या होता है? यह मानसून को रोक नहीं पाता है, यानी यहाँ पे यह बैरियर की तरह काम नहीं कर पाता है, यानी हवाओं को रोकता नहीं है, जिससे क्या होता है कि आपके राजस्थान में क्या होता है? कम वर्षा होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे कोई बाधा नहीं है। ठीक है, आपको बाधा से ही समझ में आ जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए कि जो हमारा वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है वह कैसे गर्म होता है? यानी जब लघु तरंग सौर विकिरण आता है, यानी जब सूर्य से किरण आता है तो क्या डायरेक्ट उससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है? तो नहीं। तो देखिए जो हमारा एटमॉस्फेयर आ रहा है, यानी पहला आपका ऑप्शन क्या कर रहा है कि लघु तरंग सौर विकिरण के आने से क्या होता है? यानी जब जो सूर्य से जो भी हमारे धरती पर किरण आती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? शॉर्ट वेव कहते हैं। ठीक है, उसको जो हमारे सूर्य से जो हमारे धरती पर किरण आती है उसको क्या कहते हैं? शॉर्ट वेव कहते हैं। आपको आज हम एक बात बता रहे हैं कि जिस भी हमारे लाइट का टेम्परेचर क्या होता है? अधिक होता है, उसकी जो बोल सकते हैं कि वह क्या होता है? शॉर्ट वेव होता है। ठीक है, तो देखो ये आपका एक हम कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं कि आपका ये पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यानी यहाँ पे क्या है? आपकी पृथ्वी है, और यह अपने चारों तरफ से क्या है? एटमॉस्फेयर से क्या है? आपकी घिरी हुई है। ठीक है, यह चारों तरफ से क्या है?
आपके एटमॉस्फेयर से क्या है, घिरी हुई है। तो यह आपका पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि जो हमारा पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है वह सूर्य द्वारा आने वाली किरणों से क्या होता है, वह डायरेक्ट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी सूर्य से आने वाली किरणों से क्या हो जाता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वह डायरेक्ट गर्म हो जाता है। सूर्य से आने वाली किरणों को हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारा सूर्य से आता है किरण, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट वेव कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आपका शॉर्ट वेव कहते हैं, शॉर्ट वेव कहते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन यही दिया है कि जो सूर्य से किरण आती है उससे क्या होता है कि हमारा डायरेक्ट एटमॉस्फेयर गर्म होता है, जो कि ये क्या है, बहुत ही गलत है। अगर सूर्य से आने वाली किरणों से क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हमारा सन है, यहाँ पे क्या है, आपका सन है, और यहाँ पे क्या है, पहाड़ है। तो यहाँ पे कोई मनुष्य जाता है तो ये तो जैसे ही सूर्य के एकदम पास चला गया, तो सूर्य के जब यह पास गया तो यहाँ पे तो इसको ज्यादा टेम्परेचर मिलना चाहिए, यानी यहाँ पे यह सूर्य के बहुत करीब है तो यहाँ पे इसको गर्मी ज्यादा फील होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं क्या होता है, आपका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। यानी आप 1 किलोमीटर की हाइट पर जाते हो तो क्या होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है। यानी यह तो आपका पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया कि सूर्य से आने वाली किरणों से क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या होगा, एकदम क्या होगा, गलत होगा। यानी सूर्य से आने वाली किरणों को ही हम क्या कहते हैं, शॉर्ट वेव कहते हैं, यानी लघु तरंग कहते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। और यह क्या कर रहा है कि परावर्तित सौर विकिरण से, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। जो आपका सही आंसर होगा यह क्या होगा, लंबी तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा, यानी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो देखो यह क्या कर रहा है, आपका आंसर क्या कर रहा है। अब थोड़ा सा जो आंसर है उसको हम समझा दे रहे, ठीक है। कि आपका पहला ऑप्शन तो समझ में आ गया कि सूर्य से आने वाली जो हमारी शॉर्ट वेव होती है उससे हमारी एटमॉस्फेयर डायरेक्ट गर्म नहीं होता है। अब होता क्या है कि जैसे सूर्य से जो हमारी विकिरण आती है उसे पृथ्वी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। यानी पृथ्वी उसे क्या कर लेती है, आपकी अवशोषित कर लेती है। और पृथ्वी उस विकिरण को अवशोषित करके अपने अंदर से क्या करती है, या अपने अंदर से क्या करती है, कुछ वेव को छोड़ती है। जब यह अपने अंदर से वेव को छोड़ती है तब क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म होता है। तो पृथ्वी द्वारा छोड़े गए विकिरण से क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, आपका गर्म होता है। तो पृथ्वी द्वारा छोड़े गए क्या होता है, पृथ्वी द्वारा छोड़े गए क्या होता है, पृथ्वी द्वारा छोड़े गए हमारे विकिरण से क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है वह सूर्य की किरण जैसे ही डायरेक्ट आता है उससे गर्म नहीं हो जाता है। पृथ्वी उसको क्या करती है, पहले लेती है, फिर गर्म होती है और फिर अपने अंदर से क्या करती है, कुछ रेडिएशन को छोड़ती है। तो पृथ्वी द्वारा छोड़े गए रेडिएशन को क्या कहते हैं, हम लोग लॉन्ग वेव कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव कहते हैं। और जिससे क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। तभी तो आपको जैसे जैसे आप पृथ्वी से दूर जाओगे तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो इसी तरह जो हमारी पृथ्वी है वह एक गर्म तावे की तरह काम करती है। जैसे जैसे आप पृथ्वी से दूर जाओगे आपकी टेम्परेचर क्या होगी, कम होती जाएगी। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वह पृथ्वी द्वारा छोड़े गए लघु तरंगों से क्या होता है, आपका गर्म होता है। तो आपका यही ऑप्शन दिया है कि लघु नहीं होगा, यहाँ पे दीर्घ होगा। लंबी तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा क्या होता है, जो हमारा वातावरण है वह क्या होता है, मुख्य रूप से क्या होता है, आपका गर्म होता है। ठीक है, तो देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपका जो अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि जो हमारा गंगा का प्लेन है, यानी गंगा के मैदान का वर्णन इस प्रकार किया गया है। यानी जो गंगा प्लेन है वह कैसा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, तो वह क्या है, आपका जियोसिंक्लाइन का क्या है, एग्जाम्पल है। जो हमारा गंगा प्लेन है वह क्या है, जियोसिंक्लाइन का क्या है, आपका एग्जाम्पल है। यह क्या है, आपके जियोसिंक्लाइन का एग्जाम्पल है। अब यह क्या कर रही है, आपका दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, पेनी प्लेन दिया है। तो जो हमारा गंगा का मैदान है वह क्या है, एक पेनी प्लेन का एग्जाम्पल नहीं है। पेनी प्लेन किसको कहते हैं, पेनी प्लेन जब कोई पठार है, मान लीजिए क्या है, कोई हमारी यहाँ पे क्या है, आपकी पठार है। तो जब पठारों को काट कर नदियां क्या करती है, जब यहाँ से क्या आ रही है,
यहाँ पे क्या आ रही है, कोई नदी आ रही है। तो जब पठारों को नदियों द्वारा काट के क्या कर दिया जाता है, इसको इरोड कर दिया जाता है, यानी जब पठारों को नदियों द्वारा काट कर इसको इरोड कर कर क्या कर दिया जाता है, एकदम फ्लैट कर दिया जाता है, एकदम क्या कर दिया जाता है, फ्लैट कर दिया जाता है। यानी ये जो आपका एकदम फ्लैट बन गया, यह क्या बन गया, आपका प्लेन बन गया। तो जब पठारों को नदियां क्या करती है, काट कर एकदम क्या कर देती है, फ्लैट कर देती है, तो जो उससे हमारा प्लेन बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेनी प्लेन कहते हैं। तो जो हमारा गंगा का प्लेन है वह पेनी प्लेन का एग्जाम्पल नहीं है, वह क्या है, वह उसका निर्माण जियो सिंक्लाइन में हुआ है, यानी हिमालय के क्या हुआ है, भू अभिगर्त में हुआ है। यह क्या है, आपका हिमालय है, यह क्या आपका ग्रेटर हिमालय है, यह आपका मिडिल हिमालय है, और यह क्या आपका शिवालिक है। तो इनके आगे क्या बन गया है, एक गड्ढा बन गया है, ठीक है। और ये सारी क्या कर रही है, अपने साथ पहाड़ों से क्या निकल रही है, नदियां निकल रही है, और नदियां क्या ला रही है, अपने साथ में क्या ला रही है, अवसादों को ला रही है। तो यह क्या कर दी है, अपने आगे में क्या कर दी है, इन अवसादों को क्या कर दी है, भर दी है। तो इनके हिमालय के भू अभिगर्त में जो हमारे प्लेन का निर्माण हुआ है, यानी हिमालय के जो हमारे भू अभिगर्त यानी जो हमारे जियो सिंक्लाइन में प्लेन का निर्माण हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गंगा का प्लेन कहते हैं। यानी ये जो आपका हिमालय है और ये हिमालय का क्या हो गया, भू अभिगर्त हो गया। तो इसी के भू अभिगर्त में जो आपके प्लेन का निर्माण हुआ है उसी को क्या कहते हैं, आपका गंगा प्लेन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा जियो सिंक्लाइन। हमने आपको पेनी प्लेन बता दिया कि पेनी प्लेन यानी पेनी प्लेन मैदान कैसा होता है, जब पठारों को कोई नदी काट कर उसे फ्लैट कर देती है, तो जब वैसा प्लेन बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, उसको पेनी प्लेन बोलते हैं, ठीक है। देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि जो हमारा सलीम अली पक्षी अभयारण्य है, यानी जो हमारा सलीम अली पक्षी अभयारण्य है वह किस राज्य में, ठीक है। तो वह कहाँ है, आपके श्रीनगर में। जो हमारा सलीम अली पक्षी अभयारण्य है वह कहाँ है, आपके श्रीनगर में है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगला क्वेश्चन है आपका कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। यानी जो हमारा भूमिगत कोयले का दहन, यानी हमारे क्या हो रहा है कि जो हमारा कोल का माइनिंग है, यानी कोल का क्या है, जो हमारा खनन होता है, तो भूमि के अंदर ही क्या होता है, वहां पर कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा आग पकड़ लेता है। तो वह कहाँ पे होता है, आपके झारखंड में कहाँ होता है, देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि झारखंड में क्या होता है, कोयला बहुत ही अधिक है, और वहां पर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि भूमि के अंदर ही क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोल क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे भारत में पहली कोयले खदान कहाँ खनन की गई थी। यानी आपका जो आपका कोल का माइनिंग है वो पहली बार कहाँ पाया गया था, तो वो कहाँ पाया गया था, रानीगंज में, ठीक है। रानीगंज में, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो हमारा पेंजिया से टूटा हुआ दक्षिणी महाद्वीप कहलाता है, यानी जो हमारे पेंजिया से टूटा हुआ जो हमारा दक्षिणी भाग है वह क्या कहलाता है, आपका गोंडवाना लैंड कहलाता है। इसको हम थोड़ा सा क्या कर दे रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। कि देखो हमारे जो हमारे अल्फ्रेड वैगनर साहब थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे ये सातों आज जो महाद्वीप दिख रहे हैं वो सब पहले क्या हुआ करते थे, एक ही महाद्वीप का भाग हुआ करते थे, जिसको उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पेंजिया नाम दिया, ठीक है, पेंजिया नाम दिया। और फिर उन्होंने क्या कहा कि इसके चारों तरफ जो बड़ा सा महासागर था, यानी इसके चारों तरफ जो बड़ा सा आपका महासागर था उसका इन्होंने क्या नाम दिया, उसका इन्होंने पैंथालासा नाम दिया, पैंथालासा नाम दिया, ठीक है। और फिर क्या होता है कि हमारे बहुत से समय बाद, यानी क्या होता है, इस पेंजिया में क्या आ जाता है, आपका क्रैक आता है, यानी इस पेंजिया में क्या आता है, क्रैक आता है। और यह पेंजिया क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है। और यह जब दो भागों में टूटता है तो इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड, इसी को लॉरेंसिया भी कहते हैं। और इसके नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, इसके नीचे वाले भाग को कहते हैं आपका गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और जो बीच में सागर बनता है उस सागर को हम लोग क्या कहते हैं, उस सागर को आपका कहते हैं टेथिस सी,
उस सागर को आपको क्या कहते हैं हम लोग, टेथिस सी कहते हैं। तो आपके जो बीच में सागर बन गया उसको क्या हमने कहा, टेथिस सी कहा। तो हमारे अल्फ्रेड वैगनर साहब ने कहा था कि देखो कि जो हमारे पहले सातों महाद्वीप अभी जो आज आपको दिख रहे हैं वह पहले क्या हुआ करते थे, एक ही महाद्वीप का भाग हुआ करते थे, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, पेंजिया नाम दिया। अब जब सारे महाद्वीप एक साथ हो गए तो आपके धरती पर क्या बच गया, बस पानी बच गया। तो जो इसके चारों तरफ जो बड़ा सा महासागर था उसका इन्होंने नाम क्या दिया, पैंथालासा नाम दिया। फिर इन्होंने क्या कहा कि इस पेंजिया में क्या होता है, क्रैक आता है और यह पेंजिया दो भागों में टूट जाता है। इसके ऊपर वाले भाग को इन्होंने अंगारा लैंड कहा और नीचे वाले भाग को इन्होंने गोंडवाना लैंड कहा। और जो आपके बीच में एक सागर बन गया उसको इन्होंने क्या कहा, टेथिस सी कहा। और इसी आपके अंगारा लैंड से क्या निकला है, नॉर्थ अमेरिका निकला है और आपका यूरोप बना है, ठीक है, यूरोप बना है और आपका क्या बना है, एशिया बना है, ठीक है, आपका एशिया बना है। और इस गोंडवाना लैंड से आपका क्या बना है, इससे बना है आपका साउथ अमेरिका, आपका अफ्रीका बना है, अफ्रीका बना है और आपका ऑस्ट्रेलिया बना है और आपका अंटार्कटिका बना है और आपका मेडागास्कर भी क्या हुआ है, इसी से निकला है मेडागास्कर। और जो हमारा इंडिया है वह किससे निकला है, आपके अफ्रीका से निकला है, ठीक है, हमारा इंडियन प्लेट क्या हुआ है, आपके अफ्रीका से निकला है। तो वही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो हमारा ये दक्षिण का भाग था उस दक्षिण वाले भाग को क्या कहा गया, यानी जब हमारा पेंजिया टूटा तो पेंजिया का जो दक्षिण का भाग है उसको हम लोग क्या कहा, हम लोगों ने गोंडवाना लैंड कहा, ठीक है, तो गोंडवाना लैंड कहा। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लीजिए एक बार कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है, यानी हमारे भारत में कौन सी ऐसी नदियों की घाटी है जो कि क्या है, आपके कोयले के लिए क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आपकी दामोदर नदी घाटी भी क्या है, प्रसिद्ध है और आपकी सोन नदी घाटी भी क्या है, प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी आपका आंसर क्या होगा, डी। जो हमारी दामोदर नदी घाटी और जो हमारी सोन नदी घाटी है वह क्या है, आपके बोल सकते हैं कि कोयले के लिए क्या है, फेमस है। ये आप देख सकते हो कि ये जो आपका रीजन है, ये जो आपको रीजन दिख रहा है यह क्या है, ऐसे क्षेत्र हैं जो कि क्या है, हमारे कोयले के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, फेमस है। ये दिख नहीं रहा है क्या, अच्छा कोई नहीं, देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा रुपसू हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में क्या है, स्थित है। यहाँ पे क्या है आपका में, ठीक है, में कि हमारा जो रुपसू हवाई अड्डा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हो रुपसू एयरपोर्ट, तो ये आपके असम के क्या है, धुबरी डिस्ट्रिक्ट में क्या है, स्थित है। तो जो आपका रुपसी हवाई अड्डा है वह कहाँ स्थित है, वह आपके असम में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर समाचार पत्र मुद्रण कागज उद्योग स्थित है। तो वह कहाँ हो जाएगा, आपका नेफा नगर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, नेफा नगर हो जाएगा, सबको पता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह क्या आ गया, एक परियोजना से आ गया, ठीक है, कि हमारे चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। यानी जो आपका राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत परियोजना है वह चंबल नदी पे, जो कि कहाँ है, आपके राजस्थान में। राणा प्रताप स्टेट से भी आपको नाम याद हो जाना चाहिए। ये जो राजा है वह कहाँ के, राजस्थान के हैं। तो उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा है, एक विद्युत परियोजना का नाम रख दिया गया है। तो ये आपके कहाँ है, राजस्थान में है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो जो आपकी भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं, ठीक है। देखिए तो जो हमारे भारत और चीन की जो सीमा है वो किन किन राज्यों से लगती है, यहाँ पे लद्दाख से लगती है, जो अक्साई चीन वाला पार्ट है यहाँ पे लग रहा है, और फिर यहाँ पे सिक्किम में लग रहा है, और फिर यहाँ पे क्या लग रहा है, आपके अरुणाचल प्रदेश में क्या लग रहा है, भारत का चाइना से बॉर्डर शेयर हो रहा है। यहाँ पे आपका उत्तराखंड वाला भी पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको मैकमोहन बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। यानी जो हमारे भारत और जो हमारे चीन के बीच की जो रेखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो वो तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। यानी बोल रहा है कि कौन सा ऐसा बोल सकते हैं कि क्षेत्र है जो कि हमारे समुद्र में क्या है, बहुत ही बायोडाइवर्सिटी से क्या है, रिच है, जिसमें मुहाना, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, मूंगा चट्टान यानी कोरल्स भी वहां पे हैं, और नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। यानी वहां पे ऐसा आपको बताना है कि जहां पे क्या है, आइलैंड भी है, आइलैंड्स भी हैं, और आपको मैंग्रोव वन भी देखने को मिलेगा, और वहां पे कोरल्स भी देखने को मिलेंगे। तो आपका क्या हो गया, जो आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व तो आपका उत्तराखंड में है, वह पानी में थोड़े ना स्थित, तो आपका ये बी ऑप्शन तो कट गया। और आपका सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व बता रहा है, तो जो आपका सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है वहां पे मैंग्रोव वन तो पाया जाता है, लेकिन वहां पे क्या पाया जाता है, मूंगा चट्टान नहीं पाया जाता, यानी आपके वहां पर कोरल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन भी क्या होता है, हट जाता है। अब आपका एक ऑप्शन बच गया जो कि क्या है, हमारे मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो आपका मन्नार का खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां पे मैंग्रोव भी पाए जाते हैं और वहां पे कोरल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, आपका ऑप्शन हो गया ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा फॉल्स के बीच स्थित है। यानी जो आपका नियाग्रा फॉल है वह किन दो झीलों के बीच में स्थित है। तो आपको अमेरिका का ग्रेट लेक पता होगा, जो हमारे 5 लेक हैं, जो कि हमारे कनाडा और अमेरिका का क्या है, बॉर्डर पर स्थित है, उसको क्या कहते हैं, ग्रेट लेक कहते हैं। एक बार हम बना दे रहे। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका सुपीरियर लेक है, सुपीरियर लेक है, और फिर यहाँ पे क्या आपका मिशिगन लेक है, मिशिगन लेक है। ठीक है, मिशिगन लेक है, और यहाँ पे फिर आपका क्या आ जाता है, हुरॉन लेक आ जाता है, हुरॉन लेक, और फिर आपके ऊपर में क्या आ जाता है, ऑन्टेरियो लेक आ जाता है, सॉरी ऑन्टेरियो लेक, ऑन्टेरियो लेक। ठीक है, ऑन्टेरियो लेक आ जाता है, ऑन्टेरियो लेक, और फिर इसके नीचे में क्या आ जाता है, आपका ईरी लेक आ जाता है, लेक ईरी लेक। ठीक है, तो ये जो आपका 5 झीलें दिख रही हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेट लेक बोलते हैं, जो कि यह क्या है, आपके अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। जो आपका सुपीरियर लेक है वह क्या है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और जो आपका मिशिगन लेक है यह पूरी तरह कहाँ पड़ता है, आपके यूएसए में पड़ता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो आपका नियाग्रा फॉल है, जो आपका नियाग्रा फॉल है वह किन दो झीलों के बीच में पाया जाता है। तो जो आपका नियाग्रा फॉल है वह कहाँ पाया जाता है, ऑन्टेरियो तथा ईरी लेक के बीच में। जो आपका नियाग्रा फॉल है, जो आपका नियाग्रा फॉल है, वो आपका नियाग्रा फॉल कहाँ पाया जाता है, ऑन्टेरियो तथा ईरी लेक के बीच में पाया जाता है। यह दोनों झीलों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो आपका नियाग्रा फॉल है वह किन दो झीलों के बीच में पाया जाता है। तो पहला क्या हो गया, आपका ऑन्टेरियो लेक हो गया, और दूसरा क्या हो गया, आपका ईरी लेक हो गया। तो अब हम लोग आते हैं आपके ऑप्शन में, कि ऑप्शन में देख लेते हैं दिया है कि नहीं। तो देखिए, ऑन्टेरियो और ईरी लेक, आपका ऑप्शन क्या है, डी दिया है। यहाँ पे ऑन्टेरियो झील और ईरी लेक के बीच में क्या है, आपका नियाग्रा फॉल क्या है, स्थित है। तो इसका भी आपको आंसर पता चल गया। अब हम लोग आते हैं, ये तो मैप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम अगर बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका हमने मैप का फोटो नहीं डाला है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा समुद्र की ओर तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक फैली है। यानी आपसे पूछ रहा है कि जो आपका टेरिटोरियल लिमिट है वह कितने तक को कहा जाता है। यानी जो आपका टेरिटोरियल लिमिट है उसको हम लोग कितने तक को कहते हैं। तो देखो, ये क्या हो गया, आपका भारत हो गया, ये क्या हो गया, आपका भारत हो गया, और ये क्या हो गया, इसका नेचुरल बाउंड्री हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं। तो आपके बेस लाइन से, यानी आपके नेचुरल बाउंड्री से जो 12 नॉटिकल माइल का क्षेत्र होता है, उस 12 नॉटिकल माइल क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, टेरिटोरियल सी कहते हैं। यानी अगर किसी भी देश की
सॉरी, अगर किसी भी देश की क्या होती है, जहाज आपके टेरिटोरियल सी में आती है और बिन बताए आती है, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, यानी आप उसको उसको बोल सकते हैं कि मारने की क्या कर सकते हैं, इजाजत दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी देश की जहाज आपके टेरिटोरियल सी में आ जाती है, यानी आपके 12 नॉटिकल माइल क्षेत्र में आ जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर एक्शन ले सकते हैं। और ऐसे ही आप अगर आपके यहाँ पे 24 होगा, ठीक है, और अगर ऐसे ही कोई जहाज आपके बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल के अंदर आ जाती है, तो उससे क्या कर सकते हैं, आप उससे टैक्स ले सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिगियस जोन। ठीक है, और फिर इसी तरह आपके अगर बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर क्या हो सकता है, ये जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, आप यहीं तक क्या कर सकते हो, केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी, मिलिट्री एक्टिविटी कर सकते हो। और इसके बाद से जो, यानी इसके बाद से जो क्षेत्र आएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हाई सी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आपका हाई सी। और यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय कानून लगता है, उसको क्या बोलते हैं, अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जो कि हमारा कब आया था, 1982 में आया था। अनक्लॉज कब आया था आपका, 1982 में आया था। तो आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद क्या आता है, हाई सी आता है, और उस पर किसका नियम लगता है, आपके अनक्लॉज का नियम लगता है। तो आपसे वही पूछा है कि जो हमारा टेरिटोरियल सी होता है, यानी टेरिटोरियल सी होता है, वह कितने नॉटिकल माइल तक होता है, वह कितने नॉटिकल माइल तक होता है, तो आपका 12 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, आपका टेरिटोरियल सी होता है। तो 12 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, आपका टेरिटोरियल सी होता है। यानी कोई भी देश अगर इस आपके क्षेत्र में आती है, टेरिटोरियल सी वाले रीजन में आती है, तो आप उस पर क्या कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कौन सी अनुसूचित जनजाति सबसे बड़ी है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जो भारत में बोल सकते हैं कि कौन सी अनुसूचित जो जाति है, जनजाति है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब कौन अधिक है, तो आपकी आंसर क्या हो जाएगा, भील हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पर क्या है, गोंड है, और तीसरे नंबर पर क्या है, संथाल है। तो पहले नंबर पे आपकी कौन आ जाती है, भील आ जाती है। और फिर से क्या हो गया, हमारे भारत में सेंसस स्टार्ट हो गया है, यानी जनगणना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा क्या है, आदिवासी समूह है, और गोंड दूसरे स्थान पर है, और जो आपका संथाल है वह क्या है, आपके तीसरे स्थान पर है। तो आपके तीसरे स्थान पर है संथाल। ठीक है, और दूसरे स्थान पर गोंड, और पहले पे क्या है, भील है। अब आ रहा है कि जो हमारा दामोदर, कोयला और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है। यानी जो आपके दामोदर और जो हमारी स्वर्ण रेखा नदियां है वह कहां से निकलती है, तो आपके छोटा नागपुर पठार से निकलती है, दक्कन के पठार से तो निकलती नहीं, आपके कहां से निकलती है, या छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन आया है कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें तुलना कर रहा है कौन दो नदियों के बारे में, हिमालयी नदियां और पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। तो देखिए पहला क्या कर रहा है कि हिमालय की अधिकांश नदियां 12 मासी होती है, यानी सालों भर बहती है। क्या कर रहा है कि पेरेनियल होती है, यानी 12 मासी होती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती है, वर्षा पर आधारित होती है। तो ये आपका बात क्या है, बिल्कुल सही है। जो आपकी हिमालयी नदियां होती है, हिमालयी नदियों में जल कहाँ से आता है, ग्लेशियर के मेल्ट होने से आता है। तो वह क्या होती है, 12 मासी होती है, यानी वहां पर क्या होता है, आपको सालों भर उन नदियों में जल देखने को मिलेगा। लेकिन जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती है वह क्या होती है, वर्षा के जल पर डिपेंड होती है। अगर वर्षा का जल ज्यादा होता है तो उनमें बाढ़ भी आ जाता है, और अगर कभी कभी जल नहीं होता है तो उनमें सुखाड़ भी आ जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, सही है। और दूसरा क्या कर रहा है कि हिमालयी नदी का ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक तीव्र है। यानी जो हिमालयी नदियों का ढाल है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो हिमालयी नदियों का ढाल है वह क्या है, हमारे प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में क्या है, अधिक है। तो ये एकदम बिल्कुल सही है। ये क्या है, हमारा ऊंचे ऊंचे क्या है, हमारे हिमालय है, और उन हिमालय से क्या निकलती है, नदियां निकलती है। तो इनका ढाल क्या है, हमारे प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में क्या है,
अधिक है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है कि प्रायद्वीपीय नदी अपने रास्ते में हिमालयी नदी की तुलना में अधिक कटाव करती है, यानी ये आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये आपका ऑप्शन क्या कर रहा है कि जो आपकी प्रायद्वीपीय नदियां है वह हिमालयी नदियों की तुलना में क्या करती है, अधिक कटाव करती है। अब कटाव किस नदी में ज्यादा होगा, जिसमें पानी ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, कटाव अधिक होगा। तो जो आपकी हिमालयी नदियां होती है वहां पर क्या होता है, आपका पानी अधिक होता है, तो वहां पर कटाव भी अधिक होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल ऑप्शन कौन सा गलत था, आपका 3 नहीं होगा, यानी जो आपका 3 है वह नहीं होगा। तो 1 और 2, 2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बस हमारा एक यही लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। कि जो हमारा सारगैसो सागर है वह किसका भाग है, यानी सारगैसो सागर आपसे पूछा है कि किसका भाग है, तो यह किसका भाग है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, मैप बनाकर आपको दिखा दे रहे हैं कि जो हमारा सारगैसो सी है वह क्या है, आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर का क्या है, भाग है। यहाँ पे आपका ग्रीनलैंड है और यहाँ पे क्या आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे क्या है, इंडिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये तो हो गया आपका अटलांटिक ओशियन। तो ये जो आपका अटलांटिक ओशियन है, इस ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और नीचे वाले को क्या कहेंगे, साउथ अटलांटिक ओशियन। तो जो आपका सारगैसो सागर है, जो आपका सारगैसो सागर है वह कहाँ पाया जाता है, आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, यानी यहाँ पर क्या पाया जाता है, कैरेबियन सागर में आपको देखने को मिलेगा। कैरेबियन सागर के पास में ही आपको सारगैसो सागर देखने को मिलेगा। तो जो आपका सारगैसो सागर है, जो आपका सारगैसो सागर है वह कहाँ देखने को मिलता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हमने बोल सकते कि आज 37 हमने क्या किया है, क्वेश्चन को किया है, 37 से भी क्या है, ज्यादा है, यानी 45 क्वेश्चन को हमने आज क्या किया है, बनाया है। अगर आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो आप अपना कमेंट में फीडबैक दे देना कि हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया है, आप फिर से क्या करिए बता दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।